Good evening, namaste, good morning in various countries, good afternoon in various countries. लंग केयर फाउंडेशन और स्पर्श का ये कार्यक्रम दुनिया भर में देखा जा रहा है और मैं सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारी स्पर्श लॉन्च की श्रृंखला का फोर्थ प्रोग्राम है। 25 सितंबर को वर्ल्ड लंग डे पर हमने स्पर्श प्रोग्राम को लॉन्च किया और ये फोर्थ प्रोग्राम की सीरीज में हमने सबसे पहले कोविड और लंग हेल्थ की बात करी, जिसमें दो माने हुए डॉक्टर्स आए और उनसे प्रश्न पूछा गया, डॉक्टर खिलनानी एंड डॉक्टर अरविंद कुमार। उसके बाद हमने ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन एट होम की बात की डॉक्टर अरविंद कुमार के साथ। तीसरे कार्यक्रम में हमने एक साइकियाट्रिस्ट और डाइटिशियन का इंटरव्यू लिया ताकि वो रेगुलर टिप्स दे सकें जो आप परिवार में यूज कर सकें। और आज हमारा फोर्थ प्रोग्राम है जिसके अंदर हम एक एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट और एक एक्सपर्ट योगा मास्टर को लेकर आए हैं, जो ना कि आपको सिर्फ बताएंगे कि क्या करना है, बट कैसे करना है आज उसका यूनिक डिमॉन्स्ट्रेशन भी होगा। हम लोग कमिटेड हैं भारत के लिए, दुनिया के लिए, लंग्स की स्ट्रेंथ के लिए। इसलिए हमारा अपना मोटो भी है, हैप्पी हेल्दी लंग्स। आपके लंग्स डोले वाले तगड़े होने चाहिए और रहने चाहिए। इसलिए मेरे पीछे कुछ सिंबॉलिक फोटोग्राफ्स भी हैं दिल्ली के स्कूल के बच्चों की, कुछ टीचर्स की, कुछ एक्सपर्ट्स की, हमारी टीम की, जो ये सिग्निफाई कर रही है कि लंग केयर फाउंडेशन आपके साथ मिलकर हैप्पी हेल्दी लंग्स के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। और अगर आप भी अपने लंग्स, अपने परिवार के लंग्स और दूसरों के लिए कमिटेड हैं तो एक बार, चाहे हम आपको देख भी नहीं पा रहे हैं, अपने पोजीशन ऐसे लीजिए, हैप्पी हेल्दी लंग्स, बिकॉज दैट्स अ कमिटमेंट यू हैव टू योर ओन सेल्फ। With this, let me now get into the program details. आपके पास दो टैब्स हैं, एक क्वेश्चंस की टैब है और एक चैट की टैब है। आप अपने क्वेश्चंस Q&A टैब में डालें और जो हमारे फ्रेंड्स फेसबुक के माध्यम से ज्वाइन कर रहे हैं वे भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। हमारी टीम के सदस्य उस पर भी नज़र दौड़ाए हुए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो इंक्लूड करने वाले होंगे, वो या तो मेरे पास Q&A टैब में यहाँ पर पेस्ट कर दिए जाएंगे या मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे ताकि समय अनुसार मैं उन्हें इस्तेमाल कर सकूं। चैट में आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, लेकिन कृपया करके हेलो, हाउ आर यू और गुड इवनिंग कह के आप एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट ना करें और फोकस इस कार्यक्रम के ऊपर ही रखें। ये कार्यक्रम ऐसा है जिसके अंदर हम जेनरिक बातें करेंगे, कोई पर्सनलाइज सॉल्यूशंस की बात नहीं करेंगे। तो कृपया करके ऐसा प्रश्न मत पूछिएगा कि मैं ये करता आ रहा था, मुझे ये दिक्कत आ रही है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको एक एक्सपर्ट की पर्सनलाइज एडवाइस की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनसे आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं आप उनके पास जाके बात जरूर कीजिए। हो सकता है उसके अंदर आपके प्रश्न में से कोई जेनरिक बात निकले तो शायद मैं उसे इंक्लूड करने की कोशिश करूं। ये कार्यक्रम जो है ये सिंबॉलिक कार्यक्रम है। ये आपको मोटे मोटे तौर पर चीजें बताएगा, आपको एजुकेट करेगा, लेकिन कृपया करके अपनी शक्ति के अनुसार या फिजियोथेरेपी और योगा की एक्सरसाइजेस करें, जबरदस्ती हट ना करें। अगर किसी पेन पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं तो उसे वहीं छोड़ दें और ना ही अपने परिवार वालों को भी फोर्स करें कि नहीं ये एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है ये कोविड में मदद करेगा। यदि आपको कोविड नहीं हुआ है तो आपको सक्षम बनाने में मदद करेगा, और अगर भगवान न करे आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कोविड से जूझ रहा है तो कोविड के दौरान और कोविड के पश्चात किस तरह की एक्सरसाइजेस और योगा क्रियाओं से आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, हम उसके उदाहरण आपके साथ करेंगे। लेकिन अगर सिचुएशन थोड़ी सी भी कठिन लगे तो आपको एक्सपर्ट का सहारा जरूर लेना चाहिए। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कल सुबह से अवेलेबल होगी, हमारे पिछले कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारी भ्रांतियां हैं।
हम बहुत सारी चीजें इधर उधर फैलाते रहते हैं और लोगों को कंफ्यूज करते रहते हैं। आज और ये पिछले 3 प्रोग्राम में हमने स्पष्ट तरीके से सीधे सीधे पॉइंट्स आपके सामने रखने की कोशिश की है स्पर्श इस सर्विस के द्वारा। तो इसलिए इसे जितना बेहतर बनाएंगे, ये आपके लिए, आपके मित्रों के लिए और इवन राष्ट्र के लिए भी एक सेवा होगी। इसलिए जितना इसे बढ़ा सकते हैं और बढ़ाएं। और हाँ, स्पर्श के कार्यक्रमों को अक्टूबर में हम और इंटेंसिव तरीके से लेके जाएंगे और स्पेशलिस्ट को लेके जाएंगे और बारीकियों को लेकर आएंगे। और साथ ही साथ अब हमने फैसला किया है कि यूनिक एस्पेक्ट को लेकर चलेंगे। जितनी भ्रांतियां हैं हमें लिखिए, मिथ्स के बारे में हमें बताइए, और जो मिथ्स होंगी उनके बारे में ट्रुथ क्या है, सच्चाई क्या है, हमारे पैनल एक्सपर्ट्स एक कार्यक्रम भी करेंगे। और ये कार्यक्रम मेरा प्रॉमिस है अक्टूबर के दौरान हम आपके लिए करेंगे, ताकि इधर उधर की बातें फैलाने की बजाय उस मिथ्स का सोल्यूशन आपको यहाँ पर ही मिले। जहां तक हम कोविड की बात करते हैं, लंग हेल्थ की बात करते हैं, हमारे सामने परिस्थितियां ये हैं कि हम योगा और फिजियोथेरेपी के माध्यम से क्या करें। अगर हमें कोविड नहीं है और परिवार में किसी और को है तो हम उसकी मदद कैसे करें। और अगर कोविड हो जाता है तो यहाँ भी 3 तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं। अगर आप घर पर हैं, बहुत अच्छी तरह से की बात है, आप घर पे क्या कर सकते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में अंडर सुपरविजन है तो उस दौरान में ऑफ कोर्स हॉस्पिटल के एक्सपर्ट्स आपको ग्रूम कर रहे होंगे, तो आप भी उनसे चर्चा कर सकते हैं कि मैंने ये वाले कार्यक्रम देखे थे, क्या इससे करने से मुझे लाभ होगा, तो मुझे करने दिया जाए। और अगर आप आईसीयू में हैं तो डेफिनेटली जो आपके डॉक्टर्स हैं वो ही आपको सही तरीके से केयर करेंगे। और फिर परिस्थिति आती है जब आप हॉस्पिटल से वापस आते हैं तो अपने घर पे आप क्या करें। और घर पे ही रहकर अगर आपने कोविड विजयी बने हैं तो उसके उपरांत आप अपने लंग्स का, अपने शरीर का कैसे ख्याल करें, आज हम इन सब के बारे में चर्चाएं करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप 2 एक्सपर्ट्स का स्वागत करें इस कार्यक्रम के अंदर, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर अपने ज्ञान को आपके साथ बांटने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा डॉक्टर सौरभ माथुर को। सौरभ जी सुभारती फिजियोथेरेपी कॉलेज में 2004 से उन्होंने पढ़ाई की और सर गंगाराम हॉस्पिटल में he gained experience in various subspecialties including orthopedics, trauma and sports medicine। बड़ा इम्प्रेसिव इनका रेज्यूमे है, लेकिन समय के अभाव में मैं इतनी चीजें नहीं कह सकूंगा। आप एमएससी इन अप्लाइड फिजियोथेरेपी हैं शेफील्ड हेलम यूनिवर्सिटी इन इंग्लैंड से, और 15 साल से ऊपर का आपका एक्सपीरियंस है। एंड ही हैज स्पेशल इंटरेस्ट ऑन शोल्डर्स, ACL एंड एंकल इंजरीज। स्वागत है सौरभ आपका इस कार्यक्रम के अंदर। और मुझे खुशी है, मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर रमेश चंद्रा जी को, जो योगा और लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में। आप एक सीनियर योगा एंड लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हैं, ये आपको 22 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में, और योगा एंड लाइफस्टाइल कंसल्टेंट विद सेंटर फॉर होलिस्टिक मेडिसिन, होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा एट सर गंगाराम हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में आप कार्यरत हैं। आपकी स्पेशलिटी है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कलर थेरेपी, ऑरा एनर्जी थेरेपी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज हमारी ऑडियंस डेफिनेटली बहुत ही लाभान्वित होगी, क्योंकि हम 2 अलग अलग विषयों को इकट्ठा लेकर आते हैं। मजे की बात तो यह है कि एक आम आदमी जब बात करता है तो वो फिजियोथेरेपी वर्सेस योगा की बात करता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के वर्सेस नहीं है, ये एक दूसरों के परिपूर्ण है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो हम अलग अलग पहलुओं से इनका कैसे लाभ उठा सकते हैं, आज हमने उस बारे में चर्चा करनी है। तो मेरा ओपनिंग सवाल आप दोनों से होगा एक एक करके। डॉक्टर सौरभ, what do you think is the role of physiotherapist in providing home care for patients with COVID-19? ये ओवरऑल मोटी मोटी बात करेंगे, फिर हम डेप्थ में जाएंगे सौरभ। तो आज के समय में जब कोविड इतना फैला हुआ है और इतने लोग इससे जूझ चुके हैं, तो और कुछ लोग हॉस्पिटल गए हैं, कुछ लोग अपने आइसोलेशन में रहे हैं, कुछ लोग अपने को सेल्फ क्वारंटीन घर पे करते हैं। अब इन सब चीज़ों में जब लोग इससे प्रभावित होते हैं तो सबसे जो अहम बात हो जाती है वो है, कुछ लोगों को चेस्ट की प्रॉब्लम आती है, कुछ लोग अगर
लेटे लेटे या रेस्ट में अपने उसमें और फियर में कई बार बॉडी इतनी डीकंडीशन हो जाती है कि उनसे कई बार छोटी छोटी एक्टिविटीज के हाथ ऊपर उठाया या कुछ हुआ, कंधे में दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ या उठने बैठने में घुटने में दर्द हुआ, तो इन सब चीजों से लोग प्रभावित जूझते हैं कि बॉडी डीकंडीशनिंग हो जाती है। तो और सबसे जरूरी, अगर कुछ रेस्पिरेटरी मसल्स हमारे इफेक्ट हो जाते हैं और हमारी ब्रीदिंग उस तरह से नहीं हो पाती और हमारे को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है या हमारे अंदर सिक्रीशंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं जो हमारे से आसानी से निकल नहीं पाते, तो फिजियोथेरेपिस्ट आपकी उस चीज में मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर माथुर, वंडरफुल, दैट्स अ गुड ओपनर। और रमेश जी, मैं अब आपसे बात करना चाहूँगा कि किसी को अनफॉर्चुनेटली कोविड की समस्या हो गई या लंग डिजीज से वो जूझ रहा है, तो इसमें योगा कितना सहायक हो सकता है? सर, योगा स्पेशली, गुड इवनिंग सर, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं लंग्स केयर फाउंडेशन को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आज इस मंच पे बुलाया। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू सर, ये हम सबका सौभाग्य है कि हम एक्सपर्टीज का फायदा जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी रमेश जी। आज के इस माहौल में जो कोरोना डिजीज, या तो किसी को कोरोना हो चुका है या हुआ है या अपने आप को होने से बचाना चाहते हैं, उसके लिए योगा बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है और हमने बहुत सारे ऐसा प्रयोग किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं आपको इस कोरोना से, सबसे पहले अटैक हमारे लंग्स के ऊपर होता है। तो लंग्स को, यानी अपने लंग्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए योगा कैसे हेल्प करता है, इसमें हमने 3 तरह की एक्सरसाइजेज डेवलप किया हुआ है। मैं अभी आपके पास एक्सरसाइजेस के लिए आऊंगा, बिकॉज आपकी पोजीशन देख के मुझे समझ में आ गया कि आज आप हमारे को बहुत सारी चीजें डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं, लेकिन अभी हम फिजियोथेरेपी के महत्व के साथ अब योगा के महत्व को आपने हाईलाइट करने की कोशिश की कि ये इसके अंदर बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मैं थोड़ी देर में आपके साथ और इसके ऊपर प्रश्न करूंगा, और इस बीच में मैं एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी आया है। मैं श्री आरिफ शेख साहब ने बड़ी अच्छी बात देखी है जो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं सबके लिए। आप कहते हैं कि योर डेडिकेशन, एंथुजियाज्म, स्ट्रेट, ऑथेंटिक एंड इनसाइट आर शोन इन योर सेशंस। कीप ऑन डूइंग ग्रेट वर्क्स like this and there are million blessings for you। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी ब्लेसिंग्स का हमारी पूरी टीम इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करती है। आप सबका नमस्कार। मजा तो अब आएगा जब आप इस बातों को औरों तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारा पर्पस लोगों से थैंक यू लेना और उनसे एनकरेजमेंट लेना नहीं है। आती है तो अच्छा लगता है, लेकिन ये सब बातें जब लोगों तक पहुंचेंगी और उन्हें फायदा मिलेगा, तभी लंग केयर फाउंडेशन अपने मोटो हैप्पी हेल्दी लंग्स की ओर बढ़ पाएगा। तो डॉक्टर साहब, मैं आपके पास फिर आता हूं, डॉक्टर रमेश चंद्रा जी, कि अक्सर हम बातें करते हैं ब्रीदिंग की प्रॉब्लम की, और लंग्स से लेकर अब कोविड में भी ब्रीदिंग की ही समस्या आ जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप दोनों फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से और योगा के पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन चीजों को हम ध्यान रखें और घर पे यूज करें, हम सीधा ही प्रैक्टिकल्स पे जाते हैं बजाय कि मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके साथ पूछना शुरू करूं। तो डॉक्टर रमेश चंद्रा जी, हम आपसे इसे शुरू करते हैं प्लीज। थैंक यू सर। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि लंग्स को की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें 3 चीजों पे फोकस करना बहुत ही जरूरी है। पहला है हमारा कॉलर बोन मसल्स, और दूसरा है हमारा रिब्स मसल्स, और तीसरा है हमारा डायफ्राम मसल्स। अगर ये तीनों मसल्स आपका पूरी तरफ से एक्टिव है, पूरा वर्क कर रहा है, तो आपके हमारे सबकी लंग्स की क्षमता पूरी तरह से बढ़ी रहेगी और लंग्स प्रॉपर तरह से काम करेगा। तो इन तीनों
की क्षमता यानी कॉलर बोन मसल्स, डायफ्राम मसल्स और रिब मसल्स को पूरी तरह से एक्टिव करने के लिए हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है, मैं चाहूंगा मैं ये आपको विथ प्रैक्टिकल सबको दिखाऊं और सब लोग इसे करें। 100% इसका फायदा मिलेगा। तो मेरे साथ जितने भी पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि साथ साथ अगर बैठे बैठे भी आप चेयर पे कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो अवेलेबल सर तो कराएंगे ही कल आपको। फर्स्ट सबसे पहले हम कॉलर बोन मसल्स के लिए 3 एक्सरसाइजेस करेंगे विथ ब्रीथ। हमारी जितनी भी एक्सरसाइज है ब्रीथ के साथ है। तो स्टैंडिंग पोजीशन, जैसे मैं खड़ा हूं आप ऐसे खड़े होके भी कर सकते हैं, या आपके पास अगर चेयर है, जो सीनियर सिटीजन है 80 ईयर्स के हैं या एबव जो भी हो, वो चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो मैं खड़े होके करके दिखाऊंगा। इसमें 3 एक्सरसाइजेस फॉर कॉलर बोन मसल्स। फर्स्ट, थंब इनसाइड, मुट्ठी बंद कर लें और सीधे खड़े हो जाएंगे बिल्कुल, और ब्रीथ इन करते हुए शोल्डर जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करें, ब्रीथ आउट करते हुए नीचे लाएं। जैसे एक बार मैं करके दिखाऊंगा। इस एक्सरसाइज को कम से कम 5 टाइम्स 5 बार और 10 बार करना है। नंबर 2 एक्सरसाइज है, ये नॉर्मल ब्रीथ के साथ मुट्ठी खोलकर धीरे धीरे शोल्डर को मूव करना है। ये 5 टाइम्स मिनिमम और मैक्सिमम 10 टाइम्स। वापस रिवर्स करेंगे, 5 टाइम्स मिनिमम, मैक्सिमम 10 टाइम्स। और नंबर 3 एक्सरसाइज है सर, इसका अक्सर मैंने देखा है बहुत लोग पार्कों में घर पे भी करते हैं। ये एक्सरसाइज जो करते हैं उसको भूल जाएं। इसमें टिप्स है, 5 उंगलियों के टिप्स को मिलाना। ये पहला टिप्स है इसका। टिप्स को मिलाकर ये दोनों हाथ शोल्डर के ऊपर रखना है। बिल्कुल टिप्स को शोल्डर के ऊपर रखेंगे, जैसा कि आपके पीछे जो पिक्चर लगे हुए हैं ना डोले दिखाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और चेहरे पे थोड़ी स्माइल भी होनी चाहिए। और आप देखेंगे ध्यान से, मैं शोल्डर की मूवमेंट कर रहा हूं। अक्सर लोग एल्बो ऐसे मूव करते हैं, ये नहीं करनी है। एल्बो बिल्कुल सीधा रखना है और नॉर्मल ब्रीथ के साथ शोल्डर को मूव करना है। आप देखेंगे इसमें आपका पूरा का पूरा मसल्स मूव करेगा। केवल शोल्डर की मूवमेंट करनी है, मिनिमम 5 टाइम्स और मैक्सिमम 10 टाइम्स। सेम दूसरी तरफ से 5 to 10 टाइम्स। ये 3 एक्सरसाइजेस फॉर दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये थी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन डॉक्टर रमेश चंद्रा जी के द्वारा। और देखिए, आप सब लोग बहाने बनाते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भाई, 5 बारी करना है या 10 बारी करना है, इस टोटल एक्सरसाइज जो उन्होंने 3 एक्सरसाइजेस बताई हैं वो शायद 5 मिनट में खत्म भी हो जाएंगी। इसलिए बहाने की तरफ मत जाइएगा, इसको करने की कोशिश कीजिएगा। और अब हम मूव करते हैं डॉक्टर सौरभ माथुर की तरफ, कि जो फिजियोथेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीदिंग के ध्यान में रखते हुए क्या किया जा सकता है वो अपने बारे में इन एक्सरसाइजेस की बात करें प्लीज। हम थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस दोनों की तरफ मूव करते रहेंगे, प्रश्न भी करते रहेंगे, और आपके भी कोई सवाल होंगे तो मैं बीच बीच में लेता भी रहूंगा। सौरभ जी आप बताइए प्लीज। तो सबसे जैसे रमेश जी ने कहा है, ब्रीदिंग का इम्पोर्टेंस बताया है, कुछ एक्सरसाइजेस बताई हैं जो हमारे कॉलर बोन, रिब एरिया और इस सब पे काम करती हैं। सबसे जो जरूरी है इसमें, जो लोग इससे जूझ रहे हैं, जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार देखा गया है कि वो अगर बिस्तर में लेटे हुए भी हों, वो अपने नेक के मसल्स काफी यूज करते हैं। तो सांस लेने के लिए उनको कई बार ये एक्सेसरी मसल्स जिनको हम कहते हैं नेक के, उनको यूज करते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि जब हम कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो हम एक रिलैक्स पोजीशन में हों। उसके लिए हम एक सिंपल तरीका है कि एक पिलो को ऐसे रख लें आराम से, जिसमें हमारे हाथ ऐसे उसको हक कर लें और हम आराम से या तो बिस्तर पे लेटे हुए हों, अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो इसको आराम से हम इसको ऐसे हक करके लेट सकते हैं, और अगर हम बिस्तर पे हो तो हम और एक तकिया अपने घुटनों के नीचे रख सकते हैं, जिससे हम एक आरामदायक पोजीशन में हो। और उसमें फिर हम अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसको हम डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। और हम अपने ये एक्सेसरी मसल्स को काफी रिलैक्स पोजीशन में रख सकते हैं। सिंपल सी चीज है कि कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो सबसे पहले अपना सांस जितना अंदर हमने भर रखा है या जो रेजिडुअल रह जाता है
उसको एक बारी निकाल लें, आराम से उसको मुंह के द्वारा निकाल कर आराम से छोड़ें और फील करिए अपने लंग्स को कि वो खाली हो गए हैं। और उसके बाद आप आराम से यहाँ हाथ रखकर आप आराम से एक डीप ब्रीदिंग, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे, 3-4 बारी करेंगे तो आप अपने आप को दूसरी तरीका, एक तो आराम आपको मिल जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे। दूसरा तरीका है, अगर आप इसमें आपको लग रहा है कि आपके अंदर स्पूटम या सिक्रीशंस जमा हुए हैं, तो एक और तरीका है कि आप आराम से बैठे हुए हैं। सबसे जरूरी है कि अगर आप के अंदर सिक्रीशंस इकट्ठा हो रहे हैं उनको निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी बहुत इफेक्टिव नहीं हो जाती क्योंकि लंग्स उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो एक तरीका है जिससे हम सिक्रीशंस को अपने लंग्स के अंदर मोबिलाइज करके ऊपर तक ला सकते हैं और खांसी के द्वारा उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो उससे जरूरी हो जाता है कि हम पहले तो, आजकल कोविड टाइम है तो एक टिश्यू जरूर ले लें क्योंकि आसपास ना फैले, तो नोज को क्लियर कर लें, एक अच्छा सांस छोड़ें, मुंह से निकाल लें, नाक से भी निकाल लें, एक टिश्यू रख लें ताकि इधर उधर ना फैले आपके एरोसोल्स वगैरह। फिर एक हाथ अपने पेट पे रख लें, एक अपने चेस्ट पे रख लें और धीरे धीरे आराम से अपने कैपेसिटी में जितना आप सांस ले सकें और छोड़िए, फिर लीजिए, छोड़िए और धीरे धीरे डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स पे अपना ब्रेथ को डीप करते जाएं। और ये जो आपने हाथ रखा हुआ है इसमें आपको फील होगा कि सिक्रीशंस कहाँ कहाँ हैं और वो धीरे धीरे नीचे से ऊपर आ रहे हैं कि नहीं। 7-8 बारी करने के बाद वो धीरे धीरे आपको महसूस होगा, वो धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। धीरे धीरे डिफरेंट लंग वॉल्यूम्स पे और डीप जा सकते हैं। और फिर जैसे ही आपको लगे वो ऊपर आ रहे हैं और आपकी खांसी में यहाँ आने ऊपर महसूस होने लगे तो आप खांसी के द्वारा करके आप उसको निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसके बाद जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जब प्रैक्टिस करेंगे वो ज्यादा इफेक्टिव होंगी, आपके लंग्स ज्यादा अच्छे से एक्सपैंड कर पाएंगे। और इससे जरूरी ये भी हो जाता है, अगर ये सिक्रीशंस एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो एक अच्छा तरीका है कि आप ये टेक्निक परफॉर्म करने से पहले कुछ स्टीम इनहेलेशन ले लें ताकि आपका एयरवे मॉइस्ट हो जाए। थैंक यू। तो सौरभ जी, मैंने शायद बीच में इंटरप्ट कर दिया, अगर आप कोई और पॉइंट कहना चाह रहे तो काइंडली कंटिन्यू प्लीज। हाँ, तो ये एक अच्छा तरीका हो जाता है लंग सेक्रीशंस को मोबिलाइज करने का। और अगर इससे भी नहीं निकलता तो आप फिर एक और टेक्निक होती है जिसको हम हफिंग कहते हैं, वो हम ये डीप ब्रीदिंग के साथ शामिल कर सकते हैं कि आप 2 या 3 अच्छे डीप ब्रेथ्स लें और फिर एक जोर से करके एक हफ लें ताकि वो सिक्रीशंस और मोबिलाइज हो जाएं और आप इसको आराम से निकाल सकें। That's very good and very well demonstrated. आपने एक खास चीज में नोट कर रहा था कि आप नाक से सांस लेके मुंह से उसे छोड़ रहे थे, क्या इसकी कोई खास विशेषता है? इसकी एक ये विशेषता है कि मुंह से छोड़ेंगे तो लंग्स के सिक्रीशंस जो है नीचे से ऊपर आते रहेंगे, नाक से इतने उससे नहीं आ पाएंगे। जी। तो रमेश जी, अब आपके तरफ चलते हैं इसके ऊपर, और इसी के साथ मैं अभी प्रश्न पे टिके रहना चाहूंगा बिकॉज ये बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सही तरह से ब्रीथ करना, अपनी कंजेशंस को दूर करना। योगा में हमने कई बार टीवी पर भी देखा अनुलोम विलोम और अपनी सांस के नियंत्रण की बातें, तो आप इस विषय में क्या बात कुछ और जोड़ना चाहेंगे? यस सर, तो मैं बताना चाहूंगा, अभी मैंने आपको बताया था जैसे कॉलर बोन मसल्स को कैसे हम एक्टिव करेंगे, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो स्टेज है, जो 2 एक्सरसाइजेस हैं
जो आपकी रिब्स मसल्स और डायफ्राम मसल्स, स्पेशली ब्रीथ कैसे हो ताकि हमारा रिब्स मसल्स और डायफ्राम मसल्स एक्टिव हो, और साथ में प्राणायाम को कैसे हम प्रॉपर ढंग से करेंगे, इन दोनों एक्सरसाइज के साथ में आपको मैं बताना चाहूंगा। तो फर्स्ट एक एक्सरसाइज जो आप चेयर पे बैठे बैठे, अब इस एक्सरसाइज को मैं चेयर पे बैठ के दिखाता हूँ, बिल्कुल स्पाइन को सीधा कर लें और अपने दोनों हाथ के थंब को ऐसे लॉक करके हाथ लंबा कर लें। और फर्स्ट एक्सरसाइज करते समय फर्स्ट एक्सहेल बाय माउथ, पावर के साथ, जैसे बैलून में हवा भरते समय जो पावर यूज करते हैं, अपनी क्षमता के हिसाब से फर्स्ट एक्सहेल बाय माउथ, देन इनहेल बाय नोज, एक्सहेल बाय माउथ के साथ इस एक्सरसाइज को करेंगे। मैं एक बार करके दिखाता हूं। फर्स्ट एक्सहेल, व्हाइल इनहेलिंग अप, श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लाएं और फेस को थोड़ा ऊपर खींच करके होल्ड कीजिए श्वास को 1 सेकंड 2 सेकंड, वापस एक्सहेल बाय माउथ, देन रिलैक्स। इसे आप 5 से 10 बार करेंगे तो आपका ये पूरा जो रिब्स मसल्स है, जो दिख रहा होगा शायद आपको ये पिक्चर, ये साइड से मसल्स आपके एक्टिव हो गए और ये लंग्स पूरा काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जिस व्यक्ति का एब्डोमिनल मसल्स बहुत ही हार्ड हो और डायफ्राम मसल्स, जो डायफ्राम के नीचे के एरिया है, वो जब हार्ड हो जाता है, ये तो हमारा लंग्स का पावर कम हो जाता है, जिससे कोरोना ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, या कोरोना से जो नुकसान होता है लंग्स को, वो एक्टिव होने में टाइम लगता है। तो उसके लिए एक टेक्निक्स है जो अभी हमारे डॉक्टर माथुर ने उस चीज को बताया, वही चीज है। इसमें करना क्या है, राइट हैंड को आप अपने स्टमक पे रखें और फर्स्ट एक्सहेल बाय माउथ, पावर के साथ श्वास को बाहर निकालना है और इनहेल करने में पावर यूज नहीं करना है। ये ध्यान हमेशा रखना है। एक्सहेल में जितना पावर यूज कर सकते हैं, स्टमक पूरा अंदर पेच करना, खींचना है, देन ढीला छोड़ते ही ऑटोमेटिकली इनहेल होगा। इसे 5 से 10 बार करके रिलैक्स हो जाए। इसको करने के बाद एक प्राणायाम जो फर्स्ट मैं बताने जा रहा हूं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जैसा कि सर आपने इस पूरी दुनिया सब लोग जानते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में, तो ये टेक्निक मैं शेयर करूंगा। कम से कम 2 मिनट से लेकर के 5 मिनट उस व्यक्ति को करना चाहिए जो अपने आप को कोरोना से बचाना चाहते हैं या कोरोना से बच करके घर में आ गए हैं, उसे इस प्राणायाम को जरूर करना चाहिए। इसका नाम है अनुलोम विलोम। कभी भी अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय फर्स्ट राइट हैंड यूज करना है। ये हमेशा याद रखना है, राइट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड नहीं। ये नहीं कि राइट से करना शुरू किया, थक गया तो फिर लेफ्ट से करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं करना है। ऐसा क्यों है? बिकॉज मेरे जैसे लेफ्ट हैंडर तो हर बार लेफ्ट हैंड ही उठा लेते हैं। हाँ, तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने, क्योंकि मुझे 20-22 साल का अनुभव है हॉस्पिटल में ही। मैंने देखा बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो 10 साल से अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, और दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो उनके शरीर में नहीं हुआ है। छोटे से शब्दों में, चूंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन 1 मिनट में मैं चाहूंगा आपको इस चीज को बताने के लिए। अध्यात्म और साइंस मैंने दोनों को कंबाइन किया हुआ है। हमारा राइट हैंड का थंब जो है या लेफ्ट हैंड का थंब, ये अग्नि तत्व है, ये गर्म होता है। इसका फंक्शन जो राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, दोनों अंगूठा अग्नि तत्व को दर्शाता है। और राइट नोस्ट्रल भी हमारा सूर्य है जो गर्म है, और लेफ्ट चंद्रमा है जो ठंडा होता है। अब हम करते क्या है, राइट हैंड से करते समय अपने अंगूठा को राइट स्वर पे रखते हैं, यानी गर्म को गर्म के साथ अटैच करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और जब लेफ्ट हैंड से इसी चीज को करेंगे तो लेफ्ट हैंड का अंगूठा यानी अग्नि तत्व को हमने चंद्रमा के साथ अटैच कर दिया, यानी गर्म को ठंडा के साथ जब अटैच हो जाता है तो सरद गर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उस व्यक्ति को कोल्ड होता है। कोल्ड से फिर गला बंद होता है, नोज बंद होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, लंग्स की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाई है सब। और इन चीजों को कोई नहीं बताता, कोई चीजों पे फोकस नहीं करता, और फिर बोलते हैं कि नहीं मैं तो करता हूँ 10 साल से ये कर रहा हूँ, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो फायदा इसलिए नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना है, राइट हैंड से करना है। तो राइट हैंड के अंगूठा के बाद की 2 उंगली को हम फोल्ड कर लें, थंब और रिंग फिंगर, थंब को राइट स्वर पे और रिंग फिंगर को लेफ्ट स्वर पे। रिंग फिंगर जो है पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी का अपना एक गुण है कोल्ड, शीतलता, ठंडा। तो पृथ्वी ठंडा को ठंडा से और गर्म को गर्म से अटैच कर दिया। और फिर आईज क्लोज कर लें और पूरा ध्यान अपने श्वास पर ले जाएं।
स्लो एक्सेल, डीप एंड स्लो, जितना आराम से श्वास ले सकते हैं, धीरे धीरे लंबा श्वास लेंगे लेफ्ट से, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, क्लोज कर ले, देन एक्सेल बाई राइट, फिर अगेन राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। ध्यान रहे बहुत जोर से सांस लंबा नहीं खींचना है, बहुत जोर से छोड़ना नहीं है, बिल्कुल स्लोली स्लोली डीप एंड लॉन्ग इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, स्लोली स्लोली डीप एंड लॉन्ग एक्सेल फ्रॉम राइट, अगेन राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का सबसे आसान सा तरीका है और इसे कम से कम 2 मिनट मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से। ये आप मुझे बहुत अच्छी बात लगती है कि आप 2 मिनट और 3 मिनट की बातें करते हैं, बिकॉज अब जब हम लंबी एक्सरसाइज करते हैं तो लोग कहते हैं हमारे पास इतना समय नहीं है इसलिए कैसे करेंगे, लेकिन ये सब तो अपने रूटीन में सही मनोदिशा के साथ में आप इसे कर सकते हैं। और मैं इस वक्त कमेंट्स बॉक्स में देख रहा हूँ कि लोग आप दोनों के सजेशंस को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो जरा चैट बॉक्स में थम्स अप करके या वाई करके यस करके कर दीजिए, ताकि हमें भी पता लगे कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। और मैं अपने दोनों पैनलिस्ट को भी बोलूंगा कि जरा चैट बॉक्स की तरफ नजर लगाइएगा, खूब सारे यस, खूब सारे ब्रिलियंट सेशन, वेरी गुड, हार्ट के साइन, थम्स अप, सब कुछ आ रहे हैं जो दर्शा रहे हैं कि आप कितना अच्छा प्रयास कर रहे हैं आज इस कार्यक्रम में लोगों तक सही तरह की जानकारी पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब पार्टिसिपेंट्स का भी कि आप इस कार्यक्रम में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। ध्यान रखिएगा कल ये वीडियो अवेलेबल होगा फेसबुक पे, तो इमीडिएटली आफ्टर द प्रोग्राम अवेलेबल होगा। हम इसके जो कुछ ट्रिमिंग करके हम इसको यूट्यूब में भी डाल देंगे तो वहां पर भी अवेलेबल होगा। आप जब जी चाहे उसे देख सकते हैं और औरों को भी इसे दिखाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप लोगों का, और आप लोगों की जो एप्रिसिएशन है वो हमारी टीम के लिए बहुत ही लाभदायक है, ताकि हम आगे काम करें और हमारा और आपका स्पर्श हमेशा रहे। डॉक्टर सौरभ माथुर, अब एक सवाल डॉक्टर इरफान रिजवी साहब ने पूछा है। उन्होंने कहा है कि मैनी टाइम्स इट इज रिकमेंडेड टू लाई ऑन योर स्टमक एंड ब्रीथ, बट इट पुट स्ट्रेन्स ऑन द नेक मसल। व्हाट आर योर सजेशंस? कि आप केवल लेटे हैं तो पे असर होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, तो क्या किया जाए? तो कई बार कहते हैं कि उल्टा लेटने से आराम, इन सब चीजों में आराम मिलता है। तो अगर गर्दन के मसल्स में अगर आपको फील होता है कि नेक का पोजीशन ठीक नहीं है या कुछ है, तो एक आराम सा एक तौलिए का, अगर अब अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे मेरे पास एक टॉवल नहीं होगा, तो आप अपने पेपर नैपकिन को ही टॉवल मान के चल लीजिए। तो एक टॉवल को लेकर इस तरह से रोल बनाकर उसका, हाँ, और उसको अगर हम एक सी शेप में ऐसे रख लें, जैसे एरोप्लेन में वो पिलो नहीं मिलता, जो गर्दन के पीछे रखा जाता है, वेरी गुड आइडिया। तो वो आप नीचे रख सकते हैं अपनी नेक फोरहेड पे, तो वो आपके नेक को सपोर्ट कर लेगा। या अब सिंपल सा तरीका है, आप अपने आर्म्स को ऐसे रख लें और आराम से लेटे नीचे, तो ये एक अच्छी रिलैक्सिंग पोजीशन हो जाती है। दैट्स वेरी गुड आइडिया। क्या योगा में भी रमेश जी आपको लगता है अगर जो लोग पेट के बल लेट के सोने की कोशिश करते हैं तो वो गर्दन में उसको मिनिमाइज करने के लिए कुछ किया जा सकता है? यस सर, बहुत अच्छी टेक्निक है मेरे पास इसके लिए। बताइए। जो नेक पेन या नेक से रिलेटेड जो भी पेन होता है उनके लिए 1 एक्सरसाइजेस है विद ये सपोर्ट थेरेपी में हम करके दिखा देते हैं, शायद अच्छा लगेगा। एक मेरे पास शायद आपको ये मैट दिख रहा होगा। जी जी बिल्कुल दिख रहा है। आप जितने लोग मेरे साथ, आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक पतला सा बाथ टॉवल होता है, जो मोटा सा जिससे आप नहाने के समय यूज करते हैं, उस टॉवल को ले लेंगे और फोल्ड कर लेंगे बहुत पतला। जैसे कि मैं इस मैट को फोल्ड कर रहा हूँ, हम ये मान के चल रहे हैं कि पेपर नैपकिन भी टॉवल था और ये मैट भी टॉवल है। नहीं ये मैट नहीं सर, ये नो दैट्स ओके। मैं थोड़ा सा माहौल को तो आप देख सकते हैं ये ऐसा एक मैट डाल रखेंगे
और इसके ऊपर अपने रिब्ड मसल्स यानी नेक से लेकर के ये रिब्ड का जो एरिया है इसके ऊपर हमें रखना है। सर क्या मेरा पूरा पिक्चर दिख रहा है आपको? पार्टली दिख रहा है, हम समझ पा रहे हैं यानी तो। और ये हमने अपने पूरा नेक से लेकर के चेस्ट के तक मैंने इस चीज को रखा है नीचे की तरफ, और इसके बाद दोनों पैर के अंगूठा मिला लेना है जी। और हाथ का अंगूठा लॉक करके अपने स्टमक पे रखना है जैसे मैंने रखा हुआ है। और स्लाइटली हाफ इंच आपका नेक डाउन है। फिर ब्रीथ इन करते हुए श्वास भरते हुए दोनों हाथों को स्ट्रेच करना है पीछे की तरफ जी। ब्रीथ आउट करते हुए दोनों हाथों को वापस लाना है। बहुत खूब। ये कम से कम, और साइड से ऐसे टर्न होकर के धीरे से उठ करके बैठना है। ये हमेशा याद रखना है, टर्न योर लेफ्ट साइड, टर्न फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड जी। ये एक्सरसाइज मिनिमम 10 टाइम्स अगर जो भी व्यक्ति करता है उसको नेक में किसी तरह की प्रॉब्लम, किसी तरह का पेन जीवन में नहीं होगा। ठीक, अब हम थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं बिकॉज मेरे पास बहुत सारे और सवाल भी आ रहे हैं और मुझे लगता नहीं है कि मैं 1 घंटे में इस कार्यक्रम को खत्म कर पाऊंगा, लेकिन हमारा प्रोग्राम हमेशा टाइम पे शुरू होता है और टाइम पे ही क्लोज करते हैं, इसलिए हम वक्त की नज़ाकत को भी देखेंगे। अब सवाल एक आ रहा है कि जो कोविड से गुजर रहे हैं या कोविड से बाहर आ चुके हैं वो कितनी कोशिश करें उस ब्रीदिंग के ऊपर और लंग के ऊपर प्रेशर डालने की। सौरभ, आई थिंक इसमें सबसे जरूरी हो जाता है कि हर इंडिविजुअल अपनी बॉडी को समझता है जी। उसमें हम प्रोग्रेसिवली अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, सपोज हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज से भी शुरू करते हैं, तो अगर हमारे को लगता है कि हम, कुछ लोग 2 या 3 ब्रेथ में थक जाते हैं, उनको लगता है कि वो, बट शुरुआत कहीं ना कहीं करनी है। तो अलॉन्ग विद ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैं कहना चाहूंगा धीरे धीरे सिंपल चीजों पे भी ध्यान रखिए अपनी स्ट्रेंथ वापस लाने के लिए। चाहे आप उस टाइम पे भी आपको लगता है कि आप बेड में हैं तो सिंपल चीजें जैसे एक एक्सरसाइज, हल्का सा एक्सरसाइज बैंड लेकर सिंपल चीजें बस इतना इतना पुल करें, ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करें, छोड़ें, थोड़ा स्ट्रेंथ वापस लाने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक चेस्ट के मसल्स स्ट्रांग नहीं होंगे और तब तक वो ब्रीदिंग भी इफेक्टिव नहीं होगी। तो आपको अगर जो ये एक्सरसाइज बैंड है अगर अवेलेबल ना हो तो क्या साइकिल की पुरानी ट्यूब का इस्तेमाल कर सकते हैं? साइकिल की पुरानी, फिर मैं कहूंगा घर में पानी की बोतल होगी, हाँ जी, सिंपल सी पानी की बोतल, या अपनी वाइफ की चुन्नी लेके उसको थोड़ा स्ट्रेच करने की कोशिश कर सकते हैं। होगी बिल्कुल ठीक बात है। चुन्नी स्ट्रेच नहीं होगी। तो मैं इस कार्यक्रम को बहुत सीरियस भी नहीं लेना चाहता, मैं लोग चाहता हूं कि लोग इसे एंटरटेन भी हों और साथ ही साथ में चीज को समझने की कोशिश करें। तो डेफिनेटली जो चीज स्ट्रेच हो सकती है उसे हम यूज करें। पानी की बोतल ले लें जी, वरना सबके घर में 1 या 2 बेलन जरूर होंगे। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा बात कही। तो उसको लेकर आप ऊपर नीचे, चाहे आप बेड में हैं या आप एक्टिव हो गए हैं एंड अपनी क्षमता बढ़ाना चाहते हैं चेस्ट मसल्स की, सिंपल चीजें, उसमें बॉटल में पानी भर लें, उसमें वजन आ जाएगा। सिंपल चीजें जितना आप कर सकें आराम से, साइड में बैठे बैठे ऊपर उठाना, नीचे लेकर आना, ऊपर उठाना, नीचे लेकर आना। चाहे अगर आप खड़े हो सकते हैं और आप एक्टिव हैं, सिंपल चीजें, पैर आगे करना, पंच करना, पैर आगे करना, ऑल्टरनेटिवली पंच करना, बैठे बैठे कर सकते हैं पंचिंग, सिंपल चीजें। इन सब से चेस्ट के मसल्स काम करना शुरू करेंगे, स्ट्रेंथ आएगी। वो हर चीज में आप हल्का सा वेट लेकर शुरू कर सकते हैं। That's a very good exercise, क्योंकि अगर आप जॉब में हैं और आपको अपना बॉस पसंद नहीं है तो इमेजिन कर सकते हैं कि आपका बॉस आपके सामने है और स्लो मोशन के अंदर आप अच्छी तरह से पंचिंग करें, एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपका प्रेशर भी रिलीज हो जाएगा। एनीवे, ह्यूमर अपार्ट, पर्पस ये है कि हम एक्सरसाइज कर सकें जो ज्यादा वाइटल है। रमेश जी, अब आपसे एक सवाल ये है, कुछ लोग मान के चलते हैं कि उनका हार्ट कमजोर है, कुछ लोगों को हार्ट की कंडीशन भी होती है और कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्जरी भी करा चुके होते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर
जो हार्ट के पेशेंट हैं या जो समझते हैं कि उनको हार्ट की समस्या है, वो इस प्रकार की एक्सरसाइजेस को किस हद तक करें और किन कंडीशंस में करें और किन कंडीशंस में बिल्कुल ना करें? ओके सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग, चाहे आप हार्ट के पेशेंट हो या ना भी हो, लंग्स के पेशेंट हो या और वो इसको ना भी साथ ही हो, साथ आप प्लीज जोड़ लें, क्योंकि कुछ लोगों ने लंग की सर्जरी भी कराई होती है हाँ, और इसलिए मैं कुछ बोलना लोग चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली, जो कुछ हमारे ऐसे भी सदस्य हैं जो देख रहे हैं, जो लंग कैंसर से भी प्रभावित हैं या सर्जरी से बाहर आ चुके हैं, तो अगर हम इन सभी प्रश्नों को इकट्ठा लेके आंसर करने की कोशिश करें तो सबको लाभ मिलेगा। रमेश जी के बाद में सौरभ, आप इसको आंसर कीजिएगा। सर, शॉर्ट में इस चीज को बताना चाहता हूँ, क्योंकि योगा बहुत बड़ा चीज है। योगा के बारे में पूरा कम समय में सब कुछ बताना मुश्किल, बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट में मैं इस चीज को बताना चाहता हूँ कि चाहे लंग्स कैंसर के पेशेंट हो, लंग की सर्जरी हुई हो, या हार्ट स्टंट डला हो, या बाईपास सर्जरी हुई हो, या फिर कोरोना से ग्रसित हो, हर पेशेंट को, इन सब पेशेंट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज है जिसमें मैंने अभी करके भी दिखाया था, जिसमें शोल्डर की एक्सरसाइज और चेस्ट की एक्सरसाइज, जो चेयर पर बैठे बैठे आसानी से वो कर सकते हैं अपनी क्षमता के हिसाब से, या उसी एक्सरसाइज को नीचे बैठकर या लेट करके भी कर सकते हैं। उसमें कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी व्यक्ति को इस तरह की प्रॉब्लम होने का सबसे बड़ा कारण होता है उनके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल का कम होना। और ऑक्सीजन लेवल कम जब होता है, उसके पीछे कारण होता है उनका स्ट्रेस लेवल हाई होना, या किसी चीज का डर लगना, भय का होना, स्ट्रेस ज्यादा होना, जिसके चलते हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस छोटी हो जाती है। उस कंडीशन में उस व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए हम मेडिटेशन का प्रयोग कराते हैं और प्राणायाम का प्रयोग कराते हैं, ताकि वो मेंटल स्ट्रेस कंट्रोल हो। तब उनको धीरे धीरे हम एक्सरसाइज में ले जाते हैं, जो लाइट एक्सरसाइज, जिसको हम टेक्निकल चेयर योगा के नाम से बताते हैं, वो एक्सरसाइज हम फॉलो कराते हैं। अगर उसको फॉलो करेंगे मेडिटेशन और प्राणायाम के बाद, तो 100% वो कैंसर जैसी बीमारी, लंग्स कैंसर जैसी बीमारी से भी वापस आ सकते हैं, अगर डॉक्टर का साथ मिले तो। थैंक यू। सौरभ जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सर, मैं कोई भी व्यक्ति जो लंग सर्जरी या हार्ट सर्जरी के थ्रू निकला है और उसने अपना वो रेस्ट पीरियड कंप्लीट कर लिया है और धीरे धीरे अपने नॉर्मल उसमें वापस आना चाहता है क्षमता में, सबसे जरूरी हो जाता है कि वो प्रोग्रेसिवली अपने शरीर को लोड करे, प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे एक्सरसाइजेस करें, किसी की मदद ले, फिजियोथेरेपिस्ट की, ट्रेनर की, जो उनके साथ काम कर सके, या वो अपने आप भी धीरे धीरे सिंपल वॉक्स, सिंपल थिंग्स लाइक इफ यू आर सिटिंग इन अ चेयर, स्टैंड अप, गो डाउन। अगर सपोर्ट लेना चाहते हैं, चेयर में आर्म रेस्ट है, इससे बॉडी की क्षमता बढ़ती है, ऑक्सीजन, आपके लंग्स काम करेंगे ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए। सिंपल थिंग, सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो बहुत इफेक्टिव होती हैं, उसके साथ साथ ये सब भी करें ताकि बॉडी के मसल हो, ताकि कर सकें। एंड हर इंसान अलग होगा, हर व्यक्ति अलग होगा, कुछ ज्यादा क्षमता में कर पाएंगे, कुछ कम क्षमता में कर पाएंगे एक्सरसाइज, तो वो चीजें आइडेंटिफाई करनी बहुत जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे ना हो कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाए, कोई एकदम से सांस की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाए, जो कोई पेशेंट कोलैप्स ना हो जाए, या उसको कुछ वो ना सिंकोप ना हो जाए। इस तरह की चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बट मोस्टली अगर हम प्रोग्रेसिवली लोड करें अपने मसल्स को, अपने शोल्डर मसल्स को, अपने लेग मसल्स को, ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करें, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। थैंक यू सौरभ, थैंक यू, वंडरफुल। रमेश जी, अब मुद्दा ये भी आता है कि जो लोग 6 महीने से घर के अंदर बैठे हुए हैं, अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, साथ साथ अब बाहर खाना नहीं खाने जा सकते, तो घर में भी अच्छे पकवान बनने शुरू हो गए, तो जो सर्कमफ्रेंस ऑफ दी बॉडी है वो भी थोड़ा सा फैलना शुरू हो गया। ऐसी स्थिति के अंदर मैं चाहूंगा कि आप कुछ राउंड ऑफ एक्सरसाइजेस बताएं, ये उन लोगों के लिए जिन्हें कोरोना नहीं है, लेकिन वो अपनी
बॉडी को और सक्षम कर सकते हैं घर पे एक्सरसाइजेस के माध्यम से। और सौरभ जी, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन 4-5 एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएं ताकि लोग उसे करें। रमेश जी, आपसे हम शुरू करते हैं। और लोगों का एक और प्रश्न भी आया है कि अनुलोम विलोम कितने समय तक करते रहना चाहिए, इसको जोड़ के जवाब दीजिएगा। जरूर सर। सबसे पहले जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका मैं बता रहा हूँ जी फिर मैं दूसरा बताऊंगा। जी जब भी हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होती है, जैसे हमारी लाइफस्टाइल बिल्कुल गलत हो जाती है, खान पान से लेकर के बैठने से लेकर सोने तक लेकर सब कुछ जब डिस्टर्ब होता है तो इसका डायरेक्ट असर हमारे के ऊपर पड़ता है। तो इसमें 3 चीज, हमारे शरीर के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उसमें 3 मुख्य ग्लैंड होते हैं, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और आपका थायराइड ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड को जब हम आप एक्टिव करेंगे, जिस एक्सरसाइज जो मैं बताने जा रहा हूँ इस एक्सरसाइज के थ्रू, तो पेट का मोटापा या शरीर का मोटापा आप कम कर सकते हैं। और ये एक्सरसाइज आपको मैक्सिमम 3 to 5 मिनट करना है एवरी डे एम्प्टी स्टमक। तो मैं चाहूंगा सब लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और करने की कोशिश करेंगे कल सुबह से खाली पेट। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। 3 एक्सरसाइजेज है। कपालभाति का नाम सबने सुना होगा, सब जानते होंगे, लेकिन इस कपालभाति की टेक्निक्स अलग है। इसमें हम 3 शब्द का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ह, दूसरा शब्द है और तीसरा है हो। इन तीनों शब्द को बोलते समय फेस का जो एक्सप्रेशन होता है, इस एक्सप्रेशन के साथ हम कपालभाति का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया ह बोलते समय लिप्स ओपन हो जाता है, तो लिप्स को हल्का सा ओपन करके और ह की आवाज से श्वास को बाहर फेंकना है कपालभाति की तरह। जैसे मैं करके दिखाता हूं, और डायरेक्ट नाभि पे चोट लगेगा और ये हमारे गले पे इसका घर्षण होगा। श्वास जब बाहर फेंकते हैं माउथ को ओपन करके, तो हमारा ये थायराइड ग्लैंड एक्टिव होने लगता है। तो थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि हमारी एक्टिव होती है और थायराइड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है, मोटापा हो या शरीर दुबला हो, उन सबको ये कंट्रोल करेगा। नंबर 1, इसे कम से कम 10 to 100 टाइम्स तक करना है। नंबर 2 है बोलते समय आपका लिप्स क्लोज हो जाता है और फेस को ऊपर करके, माउथ क्लोज करके नोज पर प्रेशर देते हुए कपालभाति करनी है। जैसे मैं 2 बार करूंगा, ऊपर देखा हमने, यानी नोज पे प्रेशर देते हुए श्वास को बाहर फेंकना है। तो डायरेक्ट हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पर इसका असर आता है, नोज पे दबाव पड़ता है तो पिट्यूटरी एक्टिव होती है। तो इससे पिट्यूटरी से होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं ये कंट्रोल होगी। इसे भी हम कम से कम 10 बार और ज्यादा से ज्यादा 100 बार करेंगे। नंबर 3 है हो बोलते समय आपके लिप्स गोल हो जाता है, तो लिप्स को गोल करके हो की आवाज में श्वास को बाहर फेंकना है, थोड़ा आगे बैंड होकर के। जैसे मैं आगे बैंड हो गया और हो, लिप्स को गोल करके मिनिमम 10 टाइम्स, मैक्सिमम 100 टाइम्स। इसको आप करते समय फील कीजिएगा कि नाभि पर ज्यादा चोट लगता है। तो नाभि पे जब चोट लगता है तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव होने लगता है। तो हमारा कह सकते हैं कब्ज, गैस, एसिडिटी, फैटी लिवर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, इससे होने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स है इस तरह की, उन सबको ये कंट्रोल करता है। तो ये 3 पार्ट में मिनिमम 10 to 100 टाइम्स एवरीडे प्रैक्टिस करें तो आपके प्रश्न का सारा हल इसमें मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। और लास्ट जी अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए पूछा किसी ने कि कितने देर कर सकते हैं, तो मैंने पहले बताया मिनिमम 2 टाइम्स और मैक्सिमम अपनी क्षमता के हिसाब से, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। लेकिन ज्यादा करने से कोई नुकसान तो नहीं होता? नहीं तो आधा घंटा वेरी नहीं सर, तो ये आपने अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर दिया। सर ज्यादा इसलिए नहीं कर सकते, जब आप बहुत देर तक हाथ ऐसे रखेंगे तो आपके ये हाथ थक जाएगा। बिल्कुल। तो फिर फ्रोजन शोल्डर, कंधे में तकलीफ। हमारे पास अभी एक पॉइंट ये भी आया है कि जैसे सौरभ ने कहा कि भैया पानी की बोतल से आप एक्सरसाइज कर लो, तो हमारे एक फ्रेंड ने बोला कि वो 70 इयर्स के हैं, 1-1 लीटर की पानी की बोतल करने से उनके जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन होनी शुरू हो गई। तो सौरभ, इसको भी आप जरा आंसर करेंगे और फिर मेरा सवाल जो मैंने रमेश जी से पूछा है उसको आपने आंसर करना है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगा, अगर वो नहीं उठा पाते कोई भी चीज, वो कुछ हल्का चीज उसमें पानी भरें या कुछ भरें, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि वो मसल काम करना चाहिए जी। तो अगर वो हाथ सिर्फ उठाते भी हैं सिंपली,
तब भी वो इफेक्ट करेगा। तो वजन जरूरी नहीं है, मूवमेंट ज्यादा जरूरी है, ये आप कहने ज्यादा जरूरी है, टू गेट द वो मसल को रिक्रूट करना ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो आई होप इससे क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ। हम आपको वेट लिफ्टर नहीं बना रहे हैं, हाँ। बट आपकी मूवमेंट को थोड़ा सा और फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो आप बता रहे हैं, मैं सर इसलिए भी बोलना चाहूंगा क्योंकि मेरे एक मित्र हैं जो मैराथन रनर हैं, हाँ। और पीछे उन्होंने 2 बारी घर के अंदर सुबह से लेके शाम तक मैराथन की पूरी दौड़ अपने फ्लैट के अंदर ही कर ली, 8.5 घंटे घर के अंदर ही भागते रहे। तो इसका मतलब अगर आप चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए अब आप लोगों को बताएं कि जो नॉन कोविड भी हैं और सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो किस तरह की एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। जो लोग एक्टिव हैं, जिन्हें कोई तकलीफ नहीं है, वो धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल थिंग्स लाइक हाई मार्चेस, जो डायरेक्टली, चाहे आप हाई मार्चेस कर रहे हो, अपने एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखते हुए हाई मार्चेस करें। इस तरह से इसको हम कंबाइन कर सकते हैं एक्टिव लोगों के लिए। हाई मार्चेस, ऑल्टरनेट आर्म एंड लेग्स, हल्का वेट लेकर आराम से ये कर सकते हैं। तो सब लोग अपने स्कूल के पीटी इंस्ट्रक्टर को याद करते हुए इस एक्सरसाइज हम को करने स्कूल की में करा कोशिश करते थे, करेंगे हम भूल तो गए। स्कूल की याददाश्त भी ताज़ा हो जाएगी और आप फिर से अपने आप को यंग महसूस होना शुरू कर देंगे। सौरभ, कंटिन्यू प्लीज। आप आराम से स्ट्रॉन्ग रहकर बस सिंपल, जैसे स्किपिंग के लिए जंप करते थे जी, फास्ट जंपिंग एक्टिव लोगों के लिए, ये सारा सब कुछ, सारे मसल्स काम करेंगे। आपको कोई बहुत जरूरी नहीं है क्रंचेस कर रहे हैं, 100 क्रंचेस कर रहे हैं, 50 क्रंचेस कर रहे हैं। सिंपल थिंग, सिंपल, कोई भी आराम से ट्विस्ट करें। जो लोग नहीं खड़े हो पा रहे या कुछ नहीं, बैठे बैठे करें। मूवमेंट जरूरी है, मूवमेंट होगा, बॉडी के मसल्स काम करेंगे, रिक्रूट करेंगे अपने आप आपको। और कोई चीज एक दिन में नहीं होगी। खाना खाना आसान है, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बात आपने बिल्कुल सही, खाना निकालने की बात। और डॉक्टर रमेश चंद्र जी और आपसे दोनों से मैं फटाफट सवालों पे आऊंगा क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, कि कई लोग एक्सरसाइज करने के बाद फिर खूब अच्छी डाइट करना शुरू कर देते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। तो कितनी सीमा के अंदर हमारे को रहना पड़ेगा जब आप योगा कर रहे हैं या फिर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ? रमेश जी। सर, एक्सरसाइज के बाद खाना खाना लोग शुरू कर देते हैं, ये संभव है, लेकिन योगा करने के बाद खाना खाना संभव नहीं है, क्योंकि योगा से मेंटल चीज, हम हमेशा अपने आप पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, हम मेंटली फिट होते हैं। योगा हमें माइंड को पूरी तरह से कंसंट्रेट कराता है, जब हमें ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, ऐसे आपसे बात करनी, ये सारे योगा से हम सीखते हैं। तो योगा करने वाला व्यक्ति कभी डाइट पे अपना ऐसा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही है, बहुत इंटरेस्टिंग बात की है। सौरभ, आप क्या कहते हैं इस बारे में प्लीज? अब हम जरा तेजी से आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज सब लोग करते हैं, बट माइंडफुलनेस सबसे जरूरी हो जाता है जब हम ये कुछ भी करते हैं। अगर हम माइंडफुल नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ लोग जाते रहते हैं जिम, एक्सरसाइज करते रहते हैं, बट जाकर कुछ मीठा खा लेते हैं, कुछ शुगर्स इनटेक बहुत ज्यादा कर लेते हैं। तो ये कहना चाहूंगा, माइंडफुलनेस ऑफ एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस के हम क्या कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी हो जाता है। That's very important. In the mean, one more thing I would like to stress upon is, जो भी ये लॉकडाउन हुआ या हमारे पास, स्लीप इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स। हमारी स्लीप पैटर्न अच्छी होनी चाहिए। स्लीप अच्छी नहीं होगी, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ेंगे, अगले दिन जो भी आपकी दिन की कार्यक्रम होंगे वो ठीक से नहीं होंगे, आप अच्छे से, आपकी बॉडी परफॉर्म नहीं कर पाएगी ड्यूरिंग द डे। स्लीप एंड न्यूट्रिशन the thing to think about. Sure. थैंक यू सो मच सौरभ। इनफैक्ट मेरे पास अभी एक प्रश्न पूछा गया कि ये वीडियोस कहाँ से मिल सकते हैं फेसबुक के ऊपर, हमारा लिंक क्या है? तो आप फेसबुक पे जाकर अगर आप लंग केयर फाउंडेशन ही टाइप करेंगे तो वह आपको हमारे पेज पे ले जाएगा, और मैं अपनी टीम से भी अनुरोध करूंगा कि वो चैट बॉक्स में उस लिंक को टाइप करें। और जो लोग फेसबुक पे देख ही रहे हैं तो उनको तो लिंक मालूम है, लेकिन जो जूम पर हैं
उनके लिए कृपया करके जो है लिंक आप टाइप कर दीजिए। और कुछ लोगों ने जो स्कूल के बच्चों ने जिन्होंने बच्चों को बड़ों को परसुएट किया कि इस कार्यक्रम को अटेंड करें, उनके लिए हमारा सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी है और पूछा गया कि वो कब मिलेगा। तो इस कार्यक्रम के बाद में आप लिंक को फॉलो कीजिए और वो आपको अगले कुछ दिनों में मिल जाएगा। मोर देन द सर्टिफिकेट, इट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि हम इसे सीखें और लोगों के साथ में इसको अच्छी तरह से शेयर करें। वीना जी ने हमारे से सवाल किया है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बैक के ऊपर स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है और बैक की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, तो क्या किया जाए उस चीज के लिए? रमेश जी से पूछ रहे हैं। तो हाँ सर जी। देखिए, एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि उसकी बैक मसल्स कोई वीक तो नहीं है। अगर एक्सरसाइज कर रही है तो फॉरवर्ड बेंडिंग करते समय उनको फोकस करना पड़ेगा, उनका वेट फैक्टर क्या है, कितना वेट है बॉडी का। फॉरवर्ड बेंडिंग करते समय वो अपना पूरा फोकस कर रही है नहीं कर रही है, या बैकवर्ड बेंडिंग कर रही है नहीं कर रही है। और हर एक्सरसाइज के बाद मीना जी जो सुन रही हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे जितना भी योगा या एक्सरसाइज करें, एंड में बैक मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1 या 2 एक्सरसाइज जरूर कर लिया करें, ताकि आपको बैक की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो समय का अभाव है, उतना मुझे लगता नहीं है कि सर आप समय नहीं, बस हमारे पास 2-3 मिनट रह गए हैं, इसलिए मैं इसको हाँ। क्लोज करना चाहूंगा। सौरभ, आपके तो, क्या कमेंट्स हैं इसके ऊपर? सबसे जरूरी हो जाता है कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कि हम अपनी बॉडी को जान लें। कई लोग एकदम से शुरू हो जाते हैं। मैं यही कहूंगा कि बैक को स्ट्रेंथन करें, स्टार्ट विद सिंपल थिंग्स। अगर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एकदम से वेट उठाना ना शुरू कर दें। अपना बॉडी वेट को कंट्रोल करने की तरफ ध्यान दें। सिंपल थिंग लाइक वॉल पुशअप्स will start activating a lot of muscles. उससे स्टार्ट करें, बैक स्ट्रेंथनिंग से स्टार्ट करें। और ऑल्सो अपना समय उस टाइम पे ध्यान ना बटे किसी और चीज में। कई बार क्या होता है, लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं और ध्यान नहीं देते कि वो क्या कर रहे हैं, और एकदम से कुछ खिंच जाता है बैक में। तो इन सब चीजों पे ध्यान दें। तो माइंडफुलनेस इज वेरी वाइटल कि जिस पे ध्यान देंगे उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। समय बढ़ता जा रहा है। मैं डॉक्टर्स, लंग केयर फाउंडेशन के डॉक्टर्स के साथ भी चर्चा करता रहता हूं। अक्सर देखा गया कि जब लोग बीमार होते हैं, हॉस्पिटल से वापस आते हैं, तो परिवार वाला कहता है नहीं नहीं आराम करो, नहीं नहीं आप लेटे रहो, आप हिलो ना मत। लेकिन कोविड के केस में ऐसा नहीं होगा कि आप जितने एक्टिव हो सकते हैं उतना बेहतर होगा, चाहे जहां तक आपके शरीर की क्षमता कहती है। इस विषय में योगा और फिजियोथेरेपी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? रमेश जी। सर योगा का इस विषय में 100% आप कर सकते हैं, 100% उसे कर सकते हैं। अगर घर वाले मना करते हैं कि आप हॉस्पिटल से आए हो अभी कुछ मत करो, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि हॉस्पिटल में, जब हॉस्पिटल से हम घर में आकर के फिर रेस्ट, हॉस्पिटल में तो रेस्ट करते ही हैं, बीमार है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है। घर में भी आकर के अगर उसी तरह हम अपने आप को बीमार समझने लगे तो ये दैट इज रॉन्ग, ये पूरी तरह से गलत है। उनको अपने आप को पहले फील करने चाहिए कि मैं बीमार नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात कही कि फिजिकल एक्टिविटी भी आपकी रिकवरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। सौरभ, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं कहना चाहूंगा मूवमेंट इज द की टू रिकवरी। Also, rather than giving to somebody, be empathetic towards somebody and to encourage them to recover faster, rather than giving them sympathy कि नहीं बैठ जाओ, लेट जाओ। Movement is the key to recovery. I would say that. थैंक यू सो मच। आई एम रियली डिलाइटेड कि आप दोनों ने बड़े बड़े अलग अलग पहलुओं पर इन सब चीज़ों की चर्चा करी है। समय हमारा खत्म होता जा रहा है, लेकिन जो चीज़ आज हमारे को समझ में आई है इन 4 एपिसोड्स के द्वारा कि पेशेंट की रिकवरी के लिए 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं: पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। और परिवार के लोग और पेशेंट भी पेशेंस के साथ अपनी रिकवरी साइकिल को उस पे काम करे, फिजिकल मूवमेंट्स अपनी रखे, मेंटली अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखे, जो एपिसोड 3 में हमने बात की, अपने डाइट को अच्छी तरह से मैनेज करे। ऑक्सीजन अगर आपने घर पे मॉनिटर करनी है तो ऑक्सीमीटर आपके पास अपना होना चाहिए, जिस पे आप रेगुलरली उसको मॉनिटर करें। और अगर कम हो तो फौरन सिर्फ डॉक्टर से सलाह लें और
एक दूसरे दोस्तों से सलाह लेकर अपने सिचुएशन को बिगाड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। ये पर्पस था हमारे स्पर्श कार्यक्रम के 4 एपिसोड का, ताकि हम आपके साथ जुड़कर आपको उन विभिन्न पहलुओं के बारे में बता सकें। कल ये सारे के सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। 3 पहले ही मिल चुके हैं, चौथा ये है, फेसबुक पे थोड़ी ही देर में अवेलेबल होगा। इसको दोबारा देखिए, एक तरह की रिवीजन है, बार बार देखिए। एक अच्छी मूवी को हम 10 बार देखते हैं, इसे 2 बार ही देख लीजिए, दूसरों को दिखा दीजिए और लोगों को फैला दीजिए बात को, क्योंकि सही ज्ञान सही लोगों तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनएडिक्वेट नॉलेज इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर पीपल। इसके साथ ही मैं इस प्रोग्राम को यहीं पे कंक्लूड करना चाहूंगा और अपने सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने बैक एंड पर रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का भरसक प्रयास किया। हमने 5 दिन 6 दिन के अंदर 4 कार्यक्रम रखे, क्योंकि ये समय की इमरजेंसी थी। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा डॉक्टर अरविंद कुमार का, डॉक्टर बिलाल का, डॉक्टर हर्ष का, डॉक्टर पल्लवी, डॉक्टर मोहन, अभिषेक कुमार, माशुरी, चारू, कृतिका, सिद्धार्थ, हामिद, जूडिथ, अभिषेक, नेहा, शालिनी और इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लेनी का। अगर ये सब पूरी टीम ना होती तो ये कार्यक्रम पूरी तरह आपके सामने नहीं आ पाते। लेकिन अब ये जिम्मेवारी आपकी है कि जो आपने सीखा है उसे सब तक पहुंचाइए, दूसरों को सही तरह से समझाइए। ये भी देश के प्रति आपकी सेवा है। इसके साथ ही स्पर्श कार्यक्रम के द्वारा हम इसे और आगे बढ़ाएंगे और लंग केयर फाउंडेशन की पूरी टीम आपका धन्यवाद करती है, आपसे विदा लेती है और विश करती है आप सबके लिए हैप्पी हेल्दी लंग्स। नमस्कार।